Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day that is based on daily current affairs. और ये करंट अफेयर जो है पर डे आपको 8 बजे से पहले ही मॉर्निंग में मिल जाता है। और इसके ठीक बाद हमारा आता है एक वोकैब का शो जिसमें हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल से कुछ एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट होते हैं। तो आज जो हमारा करंट अफेयर्स आने वाला है वो 7 अगस्त का रहने वाला है जिसमें हम लोग काफी सारे न्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट होंगे। ये आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, केवीएस, मतलब जिस जिस एग्जाम में भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है। इसमें हम लोग करंट को देखते हैं और उससे रिलेटेड बैकग्राउंड में जाके स्टैटिक न्यूज को भी देखते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे आपसे रिलेटेड हों, घर वाले, फैमिली वाले, पास आस पड़ोस वाले या फिर मित्रगण, उन सबके साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करें अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। आपके इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जानते हैं कोरोना वायरस का वर्ल्ड में क्या हाल है। यूएसए टॉप पे बना हुआ है, उसको फॉलो कर रहा है ब्राजील और इंडिया में भी 2.2 मिलियन केस 2 मिलियन केस हो चुके हैं। टोटल डिसीज जो है इंडिया में 41,000 है। महाराष्ट्र में टॉप पे बना हुआ है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे, आंध्र थर्ड नंबर पे बना हुआ है। महाराष्ट्र में टोटल केस है 4.8 लाख, तमिलनाडु में 2.8 लाख, आंध्र में लगभग 2 लाख। तो ये इंडिया में टॉप 3 स्टेट है। अब हम लोग चलते हैं अपने रेगुलर न्यूज की ओर। तो ये था आज का हमारा, चूंकि आज द हिंदू का दिल्ली वर्सन आने में काफी टाइम लग गया है, अराउंड 5:30 के आसपास दिल्ली वर्सन आया ही है। सो इसलिए आज हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेट हो, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि जल्दी से लेक्चर को कवर किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कल मीटिंग थी तो उन्होंने कुछ एक पॉलिसी को चेंज किया है, कुछ एक पॉलिसी को अनचेंज किया है। इस न्यूज को हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि पीआईबी में इस न्यूज को काफी अच्छे से डिस्कस किया गया था, तो मैंने वो ये न्यूज पीआईबी से उठाया है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। गुजरात में एक भयंकर घटना घट गई, एक हॉस्पिटल में आग लग गई। आग का रीजन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट को, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ये काफी गलत न्यूज है, काफी बुरी न्यूज है, दुखद न्यूज है कि एक तो कोरोना की मार झेल रहे हैं सब लोग, ऊपर से ऐसी सब घटना भी हो जा रही है कि अगर कोरोना से बच भी जाए तो ये सब चीजें लोगों की जान ले रही है। मनोज सिन्हा अपॉइंटेड जम्मू एंड कश्मीर एलजी, मुर्मू सीएजी। इसको हम लोग न्यूज को आगे डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। राजपक्सा पार्टी पॉइज्ड फॉर बिग विन इन श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका में कल इलेक्शन हुआ था, अराउंड 71% लोगों ने जाके वहां पे वोटिंग की थी। तो ये एग्जाम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेवेंट काफी नहीं है, सो इस न्यूज को हम लोग नहीं देखते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज हम लोग जो देखेंगे, मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर, और मुर्मू जो थे पहले जो थे लेफ्टिनेंट, उनको सीएजी बनाया गया, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया था। कल ही मैंने बताया था कि उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, वो अब जम्मू एंड कश्मीर के एलजी नहीं रहे, तो उसके उनके जगह पे आए हैं मनोज सिन्हा, जिनको अब जम्मू कश्मीर का नया एलजी बनाया गया, और मुर्मू को जो है सीएजी बनाया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ देख सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये मिस्टर सिन्हा जो होंगे, मनोज सिन्हा जो होंगे, थर्ड गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर इन 3 साल में। 3 साल के अंदर ये तीसरे गवर्नर होंगे जो कि सेंटर के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंट किए गए हैं। तो ये पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन अभी न्यूली अपॉइंटेड जम्मू एंड कश्मीर के एलजी हैं। तो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में बांटा गया। पहले ये स्टेट था, अब ये यूनियन टेरिटरीज के अंदर आ गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। पहले ये पूरा पार्ट जो था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, ये पूरा पार्ट, इसको पूरा बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर। अब है क्या, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक हुआ जम्मू एंड कश्मीर, एक हुआ लद्दाख। ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके जिसको बोलते हैं, और ये सीओके यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज बनाया गया उसको असेंबली दी गई, बल्कि जबकि लद्दाख यूनियन टेरिटरीज को असेंबली नहीं दी गई। जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में टोटल 107 सीट दिए गए हैं। इसको बोला गया है कि 7 बढ़ा के 114 किया जाएगा, और 24 सीट जो है कि जो कि वैकेंट रहेंगे। ये 24 सीट है आपका पीओके के लिए, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट को एलोकेट किया गया है, जो कि बोला गया अभी फिलहाल वैकेंट रहेगा।
और आर्टिकल 370 के जाने से, आर्टिकल 35A के जाने से कुछ एक न्यूली चेंज हुए हैं, कुछ तो एक रूल चेंज हुए हैं, जैसे कि डुअल सिटीजनशिप अब नहीं रहेगा, सेंटर के सारे लॉ अप्लाई होंगे, कोई भी सेपरेट लॉ नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए, कोई भी इंडियन सिटीजन जाके वहां पे अपनी जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, 2 झंडे नहीं होंगे अब पहले जैसे कि 2 झंडे थे, हर एक 5 साल में इलेक्शन होंगे, सेंटर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 360 के अंदर। चलिए आप लोग यहाँ पे बताइए कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत डिक्लेयर किया जा सकता है। और यहाँ की पुलिस भी अब मैनेज की जाएगी सेंटर के द्वारा। ऐसे पुलिस जो रहता है, लॉ एंड ऑर्डर जो रहता है, वो स्टेट के अंदर रहता है। आपको पता है 3 लिस्ट होते हैं हमारे यहाँ, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और पुलिस जो है हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, जबकि यूनियन टेरिटरीज के पुलिस जो है वो सेंटर के अंदर आता है अगर वहां पे असेंबली ना हो तो। नेक्स्ट न्यूज में हम लोग चलते हैं, जिसमें कि पुलिस कंडक्ट ऑपरेशन बिफोर इंडिपेंडेंस डे। पुलिस ने एक ट्रायल ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक रोज। ऑपरेशन ब्लैक रोज ये दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया गया। किस लिए कंडक्ट कराया गया? इंडिपेंडेंस डे के अलर्टनेस को चेक करने के लिए एक ड्रिल था ये, कि सिपाहियों के अलर्टनेस को चेक कराने के लिए उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन जिसको ब्लैक रोज बोला जाता है। और ये काफी फीडबैक भी ले रहे हैं उस ऑपरेशन से कि क्या क्या चीज सुधार करने की जरूरत है, फोर्स में कितनी अलर्टनेस है, कितने जल्दी स्टाफ जो है पहुंच सकते हैं हमारे ड्रिल प्लेस तक। सॉरी, ये तो ड्रिल था, अगर ओरिजिनली कैसा कुछ घटना घटेगा तो कैसे कितनी जल्दी हमारे स्टाफ पहुंच सकते हैं उसको रोकने के लिए। इसलिए ये ऑपरेशन ब्लैक रोज किया गया है, क्योंकि ऐसे ही बोला जा रहा है कि ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज भी देख लेते हैं। We are getting feedback of the operation after evaluation all aspects. If there were any shortcomings, then it will be rectified. ये बोला गया है कि अगर कोई भी कमी रहेगी तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, इसलिए ये ऑपरेशन ब्लैक रोज चलाया गया। कि हमें ये फीडबैक मिल रहा है सब जगहों से, सबसे हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, जो भी शॉर्टकमिंग्स होंगे उसको जल्द से जल्द हम लोग रेक्टिफाइड करेंगे। तो इस न्यूज में बस यही एक चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक रोज क्या है। तो ये एक ड्रिल है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? अलर्टनेस ऑफ फोर्स को चेक करने के लिए। कब चलाया गया था? इंडिपेंडेंस डे के पहले चलाया गया था। ये न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट्स गेट्स ₹890 करोड़ टू माउंट कोविड-19 रिस्पॉन्स। ये काफी पहले का एक न्यूज था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपीस का पैकेज दिया है स्टेट्स को, जो कि इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, कितने के? 3,000 करोड़ के। तो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो है हमारे 890 करोड़ के। और ये किस लिए दिए जा रहे हैं ये पैकेज? ये पैकेज दिए जा रहे हैं पेंडेमिक से लड़ने के लिए, कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से लड़ने के लिए। और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है इसका यूज किया जाएगा टेस्टिंग फैसिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ RT-PCR मशीन के लिए, RNA एक्सट्रैक्शन के लिए, ट्रूनेट एंड सीवीनेट मशीन के लिए, BSL-2 कैबिनेट, यानी कि इन सब चीजों के लिए, ICU बेड्स बढ़ाने के लिए, वेंटिलेटर को बढ़ाने के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सीजन जनरेटर, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक को बढ़ाने के लिए, यानी इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें दिया जा रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दिया जा चुका है 3,000 करोड़ का, जो कि अप्रैल में ही रिलीज किया जा चुका था। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारा दिया जा 819 करोड़ का, और टोटल ये कितने का पैकेज है? 15,000 करोड़ का, जो कि मार्च में इसको अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसान रेल टू फेरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर SSC वालों के लिए। किसान रेल क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि किसान रेल क्या है। किसान रेल को इस बार पहली बार नाम लिया गया था यूनियन बजट में, जब हमारा बजट सुनाया जा रहा था, बजट बताया जा रहा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, तो उन्होंने किसान रेल का जिक्र किया था। ये किसान रेल क्या होता है? किसान रेल में आपके वैसे फ्रूट्स या वैसे वेजिटेबल जो कि जल्द खराब हो जाए, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, जिसको आप लोग पेरिसेबल वेजिटेबल बोलते हैं। एक वर्ड आता है आपका पेरिसेबल, यानी कि जो जल्द खराब हो जाए। जैसे आपका टमाटर ज्यादा दिन नहीं चल सकते, वो जल्द ही खराब हो जाएंगे।
इस टाइप, जैसे कोई भी फ्रूट आप देख लो, सेब देख लो, 2-4 दिन रखने के बाद वो अपने आप खराब हो जाता है। नारंगी देख लो, जो भी 2-4 दिन रखने के बाद वो अपने आप खराब हो जाता है। इसके लिए उन्होंने किसान रेल ट्रेन को चलाने की बात की थी, बट वो अभी तक नहीं चला था। बट अब फर्स्ट किसान रेल चलने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट किसान रेल है। ये कहां से कहां तक चलेगा? महाराष्ट्र से बिहार तक चलेगा ये। और महाराष्ट्र में भी कहां से चलेगा? देवलाली से। देवलाली एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से चलेगा दानापुर के लिए। और ये फर्स्ट ट्रेन कब चलेगी? 7 अगस्त को। आप न्यूज में भी देख सकते हैं। द फर्स्ट सच ट्रेन विल रन वीकली बिटवीन देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। ये फर्स्ट ऐसा ट्रेन है जो कि हमेशा वीकली बेसिस पे चलेगी, जो पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मार्केट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पहुंचाया जा सके। पहले क्या होता था कि इनको पहचान महाराष्ट्र से बिहार तक लाने में काफी टाइम लग जाता था, और चूंकि ये पेरिसेबल होता था इसलिए ये जल्द खराब हो जाता था, इसका कॉस्ट भी कम हो जाता था, किसानों को फायदा भी कम होता था। इसलिए किसान रेल चलाया गया, जो कि अब मुश्किल से 31 से 32 आवर में अब ये महाराष्ट्र से बिहार पहुंच जाएगा, और वहां से भी लोकल मार्केट्स में इसको सप्लाई किया जाएगा, जिससे इसको पेरिस होने का संभावना काफी कम है, खराब काफी कम होगा, और फिर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा फार्मर्स को भी। और ये हमारा किसके द्वारा किया जा रहा है? 2022 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का था एक बात की 2022 तक फार्मर्स के इनकम को डबल किया जाएगा। ये स्टेप उसी की तरफ है कि फार्मर्स के इनकम को डबल करना है हमें। इन्फ्लेशन टू स्टे एलिवेटेड, आरबीआई का ऐसा कहना है कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे रिलेटेड मैं आगे थोड़ा सा बात करूंगा। एमपीसी क्या है, एमपीसी कमेटी क्या क्या होता है, तो वहां जाने से पहले हम लोग कुछ एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने बात किया हेडलाइन इन्फ्लेशन का। इस न्यूज में बस एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है हमारा 5.8% था मार्च में, 5.8% था हमारा मार्च में, जो कि अब बढ़कर हो गया है 6.1% जून में। ये जून के हिसाब से दिया गया है कि मार्च में 5.8% था, और अब जो हो गया ये 6.1% हो गया। ये कौन सा इन्फ्लेशन है? हेडलाइन इन्फ्लेशन है। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि इंक्रीज कर रहा है। और इन्होंने इकोनॉमी को भी बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो इकोनॉमी है वो काफी श्रिंक होगा, इकोनॉमी में उतनी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको नहीं मिलेगी। बट कितना होगा ये अभी तक एस्टिमेट नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा, बट उन्होंने इतना बता दिया है कि इस बार इकोनॉमी जो है हमारी श्रिंक होने वाली है इस पेंडेमिक को लेकर। तो मैंने दो चीज वर्ड यूज किया था, इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन? आप जिसको बोलते हो महंगाई, और इसको कंट्रोल करने का काम किसके हाथों में रहता है? एमपीसी के हाथों में रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथों में रहता है। इसके बारे में एक और न्यूज है आगे, सो मैं उस वहां पे बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिटेल से। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है हमारा 5.8% से 6.1% हो गया है। तो क्या होता है ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, और उसके साथ किस तरह के इन्फ्लेशन होते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या किया जाता है? इसमें सारी चीज को कैलकुलेट किया जाता है, इसमें फूड को भी एंड एनर्जी को भी, इस दोनों को भी कैलकुलेट किया जाता है। जबकि कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड एनर्जी को माइनस किया जाता है, क्योंकि फूड एंड एनर्जी जो है काफी वोलेटाइल है, इसका रेट चेंज होते रहता है, पर डे के हिसाब से इसका रेट चेंज होते रहता है। सो ये एग्जैक्ट इन्फ्लेशन का रेट नहीं बता सकता है, इसलिए इसको कोर इन्फ्लेशन के अंदर नहीं रखा जाता है। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर सारे कमोडिटीज को जोड़ा जाता है, जैसे कि फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस, यानी कि कोर इन्फ्लेशन को एक बार देख लीजिए यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में, कोर इन्फ्लेशन इक्वल्स टू सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस वोलेटाइल फूड। वोलेटाइल फूड में आपका क्या आ गया? एंड एनर्जी, क्योंकि फूड क्रॉप्स ये सबके दाम चेंज होते रहते हैं। एनर्जी के आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके दाम कभी कभी डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ते घटते रहता है। तो ये जो है हमारा कोर इन्फ्लेशन, चूंकि इसमें वोलेटाइल चीजों को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते हैं, सो ये एग्जैक्ट इन्फ्लेशन का काउंट दे सकता है। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में हमारा वोलेटाइल चीज एडेड है, वोलेटाइल चीज यानी कि फूड एंड एनर्जी एडेड है। सो ये जो है हमारा एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता हमारी इकोनॉमी का, इन्फ्लेशनरी
ट्रेंड का, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड का ये एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता है। तो यहाँ पर से आपको समझ में आएगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है। कोर इन्फ्लेशन में हमारा फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में हमारा फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड किया जाता है इन्फ्लेशन काउंट करते वक्त। ये आईपीएल के लवर्स के लिए एक न्यूज है कि वीवो अब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगा। आपको पता है वीवो से पहले कौन था? पेप्सी, पेप्सी टेस्ट द थंडर, ये था आपका आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। कब तक था ये था 2016 तक, और 2016 के बाद इसको लिया गया था 2008 सॉरी गाइस, कभी कभी एक सेंटेंस को पूरा एक सांस में बोलने के चक्कर में ना खांसी आ जाता है। वीवो ने रिप्लेस किया था पेप्सी को 2016 में। उसके बाद इसने 5 सीजन का डील साइन किया था, जो कि 2018 से लेके 2022 तक था, जो कि 440 करोड़ पर एडिशन का डील था। सोच सकते हो कितना ज्यादा पैसा था, 440 करोड़ पर एडिशन का। लेकिन इस पैंडेमिक के कारण एक तो इशू ये हो रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। और वीवो जो है हमारी चाइनीज कंपनी है, सो उन्होंने खुद से निकलना ज्यादा सही समझा। दूसरा बात ये भी है, इस पैंडेमिक को लेकर वो लोग डिमांड कर रहे थे कि रेट को थोड़ा कम किया जाए, बीट को थोड़ा सा कम किया जाए, जबकि बीसीसीआई इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप अब खत्म कर दिया। तो अब न्यू स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है, लोग स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप भी जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ चलिए, मैंने यही बोला था सबसे फर्स्ट पेज पे जो मैंने न्यूज दिखाया था, उसको मैंने बोला था कि ऑल इंडिया रेडियो या पीआईबी के न्यूज से मैं कवर करूंगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को अनचेंज छोड़ दिया है 4% पे, यानी कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को भी अनचेंज रखा गया है 4.25% पे। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पे अनचेंज रखा गया। ये अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा पर क्वार्टर चेंज होते रहेगा, 3 महीने बाद ये फिर से चेंज हो जाएगा। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक ये काफी कुछ इसमें बदलाव हो चुका होगा। अभी मैंने आपको बताया था हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 5.8% है, मार्च 2020 में था, जो कि जून 2020 में हो गया 6.1%। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी क्या होता है? इस कमेटी के हाथ में ही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसका टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 + -2, ये है इसका टारगेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। 4 + -2 मतलब कितना हुआ? 4 - 2 2 और 4 + 2 6, यानी कि इसको टारगेट दिया गया है कि आपको इन्फ्लेशन को 2 से लेके 6 के बीच में रखना है। अगर 6 से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम है, 2 से कम इन्फ्लेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 से कम अगर इन्फ्लेशन रेट हो गया यानी काफी सस्ता चीज हो गया, किसानों को काफी नुकसान होने लगेगा। और 6 से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो गया तो समझिए आम इंसान को काफी नुकसान होने लगेगा, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा एमपीसी का मेन काम। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। एमपीसी को हेड किया जाता है, इसको चेयर किया जाता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, यानी कि जैसे ही आरबीआई के गवर्नर बने तैसे ही एमपीसी के ये चेयरमैन बन जाते हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर होंगे आपके आरबीआई से और 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट 3 मेंबर को नॉमिनेट करेगा, जिसका जो टेन्योर रहता है वो 4 ईयर का रहता है। और ये तो भाई जब तक जॉब चलेगा तब तक चलेगा आरबीआई के गवर्नर का। उसके बाद फिर डिप्टी गवर्नर आते हैं और एक मेंबर आते हैं, और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जिसका टेन्योर आता है 4 साल का। अगर बाय चांस कोई भी चीज पे वोटिंग हो रही है, कोई भी बात पे वोटिंग हो रही है और टाई हो गया हो, तभी जाके गवर्नर को वोट करने का अधिकार है। गवर्नर तभी वोट करते हैं इन द केस ऑफ अ टाई। अगर टाई हुआ है किसी चीज को लेकर, किसी चीज के ऊपर वोटिंग की जा रही है और उस पर टाई हो गया तो ही जाके गवर्नर आप पे वोट कर सकते हैं, ऐसे गवर्नर को वोट करने का अधिकार नहीं है।
तो ये मैंने बता दिया एमपीसी के तहत। अब एक है और ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के चेयरमैन कौन होते हैं, आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और एमपीसी के चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी और अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी जो स्टैटिक क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड लोग काफी कंफ्यूज करते हैं कि एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं, इसके चेयरमैन कौन है, फिस्कल पॉलिसी की कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं। इन सब चीजों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने बोला था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया, यानी कि अनचेंज रहने दिया है। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी कि रेपो रेट इंडिया में वैसा रेट है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट से कमर्शियल बैंक को पैसा देगी, अगर इन केस उसको कोई स्कार्सिटी ऑफ फंड हो गया है। अगर मान लिया जाए बैंक के पास पैसे नहीं है तो वो आरबीआई के पास जाएगी, वो अपना बॉन्ड बेचेगी या सिक्योरिटी बेचेगी कि फ्यूचर में वो फिर से उस सिक्योरिटी को खरीदेंगे आरबीआई से। आरबीआई उस कमर्शियल बॉन्ड के बदले या गवर्नमेंट बॉन्ड के बदले या फिर उस सिक्योरिटी के बदले बैंक को कुछ पैसे इशू करेगी, उसी को, और वो जिस परसेंट पे रेट पे पैसे इशू करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, बाय चांस मान लिया जाए कि पैसे की लिक्विडिटी काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ गई है, पैसे का वैल्यू कम हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट लागू किया जाएगा, जिसमें बैंक जो है उस पैसा पे करेगी हमको नहीं, आरबीआई को, यानी कि आरबीआई बोरो करेगी कमर्शियल बैंक से कि तुम लोग अब हमें पैसा दो, और उसका जो रेट होगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट में कहां से कहां हुआ, रेपो रेट में आरबीआई पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक को, बस ये चार्ट याद रखिए, आरबीआई पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक को। और रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा हो गया, एक्सेस फ्लो ऑफ चार्ज लिक्विडिटी हो गई है, तो वो कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देगी। तो ये जो रेट रहेगा ये रहता है रिवर्स रेपो रेट, और ये होता है मेरा रेपो रेट। तो रेपो रेट में आपको सिक्योरिटीज के रूप में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड रहता है या फिर कुछ सिक्योरिटी को रखा जाता है, जिस बेसिस पे आरबीआई जो है पैसे देती है कमर्शियल बैंक को। इसी में आता है एक बैंक रेट। बैंक रेट भी सेम है रेपो रेट की तरह, बट रेपो रेट में क्या है, आपको सिक्योरिटीज या फिर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड को रखना रहेगा, जिसको बाद में आपको फिर से पैसे देके वापस आप ले सकते हो। लेकिन बैंक रेट में क्या है कि आप कोई भी सिक्योरिटी बिना रखे आरबीआई से डायरेक्ट पैसे ले सकते हो। मैंने इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में 2 दिन पहले बताया था, तो जिसको जानना है वो जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने काफी टाइम देके इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसका फाइनली रिजल्ट आ गया और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डायट ने फर्स्ट प्राइज जीता है। ये डायट कहाँ है, पुणे बेस्ड है, डीआरडीओ के अंदर ये आता है। और इसको जो प्राइज मनी दिया गया 1 लाख रुपीज प्राइज मनी दिया गया, क्योंकि ये 6 मेंबर की एक टीम थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो इसका रिजल्ट भी आ गया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। ये पूछा जा सकता है कि इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में फर्स्ट प्राइज किसे मिला, तो फर्स्ट प्राइज मिला है हमारे DIAT को। DIAT कहाँ पे बेस्ड है, ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसका मेन काम होता है ट्रेनिंग देना। किसको ट्रेनिंग देना, इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स को, एयरफोर्स को, नेवी को, कोस्ट गार्ड को, यानी जितनी भी टाइप की फोर्सेस हैं उन सबको ट्रेनिंग देना DIAT में ही किया जाता है, DIAT में ही ऐसा कराया जाता है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। मैंने कल भी आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज बताया था कि एक ऐसे कंपटीशन दिया जा रहा है, किसके द्वारा, चलिए उसको देख लेते हैं। CCRT, ये कल का न्यूज है। CCRT मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रही है, जिसको बोलते हैं पैट्रियोटिक पोएम कंपटीशन। इसमें आपको पोएम लिखना है और इसका जो एज ग्रुप है वो 10 से 14 साल है। बट यहाँ पे जो न्यूज है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नेम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, वो और माई गवर्नमेंट मिलकर एक ऐसे कंपटीशन कर रही है फॉर स्कूल स्टूडेंट के लिए। इसमें 9th और 10th के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 11th एंड 12th के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका मेरा जो पोएम कंपटीशन था, जो कि पैट्रियोटिक पोएम कंपटीशन था, उसमें 10 से 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो हमारा थीम रहने वाला है, ऐसे कंपटीशन का थीम जो रहने वाला है, आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत, इस थीम पर लिखना है। जैसे कि वो पोएम कंपटीशन था, मेरा कोई पैट्रियोटिक थीम रहना चाहिए, और ये ऐसे कंपटीशन का थीम है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और किसने मिलकर ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया और उसका थीम क्या था, किस किस क्लास के स्टूडेंट के लिए था, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आया आपका माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट को ऐसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये एक स्टैटिक न्यूज है, फिर भी मैं आज भी डिस्कस कर देता हूँ। ये एक सिटीजन engagement platform है फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सिटीजन इन देयर कंट्रीज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। यानी कि आप एक आम सिटीजन हो, आपको भारत सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी लाई गई, कोई भी प्रोजेक्ट लाई गई, कोई भी प्लान ले गई, आप उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन दे सकते हो। उसको प्रमोट करने में आप अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हो, आप अपने सजेशन दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो कंट्री के गवर्नेंस में, उसके डेवलपमेंट में। इसी ये जो जिसके थ्रू किया जाता है, ये माई गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। इसमें अगर आप इसके यूजर हो तो आपको ये अलाउ करेगी, डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हो, अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं खुश हूँ, नहीं हूँ, क्यों खुश हूँ, तो वो आपका एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए, रिसर्च रिलेटेड आना चाहिए, वो सब आप डाल सकते हो इस पे। और इसको जो हमारा मैनेज किया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। आज के न्यूज में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसके ठीक बाद विद इन हाफ एन आवर के अंदर आपको वोकैब का लेक्चर ही मिल जाएगा। तो जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये दोनों लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। कल फिर से मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे इसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।